हेलो। हम लोग अभी पढ़ेंगे प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के बारे में। ओके, और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्लैनेट सैटेलाइट्स। मेरा नाम मुकेश कुमार झा हुआ है ना। और अभी मैं फिजिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ा रहा हूँ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना भी है। प्लैनेट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ये नेचुरल ये जो प्लैनेट्स हैं, कौन कौन प्लैनेट्स हैं? बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। 9 प्लैनेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। वेनस है ना, जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है, नेपच्यून है, बहुत सारे, अर्थ भी है। सब के सब प्लैनेट्स हैं जिसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। ये प्लैनेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं, नवग्रह। और 9 जो ग्रह होते हैं उसको नवग्रह बोलते हैं। सैटेलाइट, ये सैटेलाइट क्या होते हैं? ठीक है, तो सैटेलाइट एक अलग चीज है, प्लैनेट्स एक अलग चीज है। सन के चारों बगल जितने सारे सेलेस्टियल बॉडीज मूव करते हैं उसमें से 9 के कैटेगरी, 9 जो होते हैं ना, 9 का नाम मैंने बताया आपको। जैसे मरकरी हो गया है ना, वेनस हो गया, मार्स हो गया, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सब जो है, प्लूटो भी है। तो 9 ग्रह माने जाते हैं। प्लूटो के बारे में ये सब जितने सारे प्लैनेट्स हैं सब के सब सन के चारों बगल चक्कर काटते हैं। all these natural planets revolve around the sun in elliptical path। ये सब के सब जितने सारे प्लैनेट्स हैं सब के सब इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं सन के चारों बगल। इस बात को याद रखिएगा। तो ये इसका सन का इतना ज्यादा मास है, इतना ज्यादा मास है कि हजारों अर्थ को अपने अंदर समा सकता है, हजारों जुपिटर को अपने अंदर समा सकता है, हजारों सैटर्न को अपने अंदर समा सकता है। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो अर्थ है वो सन के चारों बगल चक्कर काटता है और इलिप्टिकल पाथ में चक्कर काटता है। तो इलिप्स के बारे में आप मैथमेटिक्स में भी जानते होंगे कि इलिप्स का एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है। एक क्या आता है? मेजर एक्सिस, और एक आता है माइनर एक्सिस। ये आता है मेजर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर एक्सिस। ओके, और ये जो कम वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका लेंथ कम हो उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये एक्चुअली कैसा पाथ है? तो इसको हम बोलते हैं इलिप्स। इस फिगर को हम बोलते हैं इलिप्स। ऐसे ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। इस आधे पार्ट को, इस पार्ट को अगर ये टोटल लेंथ ये हो गया या 2a ले लेते हैं, अगर टोटल लेंथ 2a हो गया, a लेंथ और ये भी a लेंथ, ठीक है, इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। इसके लेंथ को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और मान लो ये b है और ये भी b है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। b को सिर्फ सेमी माइनर एक्सिस और टोटल 2b को हम क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो इलिप्स का एक कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है, और जनरली ये है कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, जितने सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के चारों बगल वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये जो रिवॉल्यूशन है वो कैसा पाथ है? इस रिवॉल्यूशन का पाथ कैसा पाथ है? तो इस रिवॉल्यूशन का पाथ इलिप्टिकल पाथ है। आप देख सकते हैं इलिप्टिकल पाथ है, जहां पे जितने सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, जुपिटर है, मार्स है, जितने सारे प्लैनेट्स हैं सब रिवॉल्व करते रहते हैं सन के चारों बगल इलिप्टिकल पाथ में। और सन एक फोकस के पास रहता है, एक फोकस के पास, जबकि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ भी होता है, एक यहाँ भी होते हैं, 2 फोकस होते हैं। एक्चुअली सन का अर्थ जितने सारे सन क्या करते हैं? एक ही फोकस के पास रहता है, और इसकी मास इतनी ज्यादा होती है कि इसको हम लोग इनर्शियल समझ लेते हैं। इनर्शियल मतलब जो रुका हुआ है, इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम भी आप इसको समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे किसी ऑब्जर्वर को खड़ा कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली ये रुका हुआ ही रहेगा, जबकि सच ये है कि ये भी बाय डेफिनेशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। सन भी दूसरे स्टार्स के चारों बगल चक्कर काटते रहते हैं, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो प्लैनेट मूव कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में,
वो जब मूव करता है तब a इज नॉट इक्वल टू b, लेकिन हमारे कैलकुलेशन के लिए हमने कैलकुलेशन के लिए क्या किया, इस इलिप्टिकल पाथ को सर्कुलर पाथ में तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो इलिप्स है अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर की तरह हो जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली a इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b, अगर a अप्रोक्सीमेटली b के पास इक्वल हो जाए तो कहानी क्या होगी, a अगर b के बराबर हो जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में तब्दील हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। तो ये एक सर्कुलर पाथ आप देख सकते हैं, ये क्या है, सर्कुलर पाथ। ये सर्किल है, हम सब जानते हैं कि ये एक सर्किल है जिसका एक रेडियस होता है ना, इसका एक रेडियस है जो कैपिटल आर के नाम से जानते हैं। सन मान लो यहाँ पर है, तो हमने अब अप्रोक्सीमेशन लगाना शुरू किया कि अब प्लैनेट को हमने बताया कि ये एलिप्स में नहीं घूम रहा है, ये सर्किल में घूम रहा है। तो सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर मतलब इनर्शिया ऑफ डिफरेंस है, इसके चारों बगल चक्कर काट रहा है कौन, अर्थ। इसके चारों बगल अर्थ चक्कर काट रहा है, कुछ डिफरेंट स्पीड से चक्कर काट रहा है। ओके, तो ये स्पीड जो है यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म तो है नहीं, है ना, यूनिफॉर्म नहीं होता है। आप देख सकते हैं सन के बहुत दूर है, इसकी स्पीड क्या होती, कम हो जाती है, नजदीक आएगा तो ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से पढ़ते हैं। अगर एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या फाइंड करना है, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करना है। तो जनरली हमें ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करना है, तो आराम से हम समझ सकते हैं कि ये ऑर्बिटल स्पीड जो होगा हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ देखो ये सन है, बहुत ज्यादा इसकी मास है और इसके चारों बगल अर्थ चक्कर काट रहा है। एक सिंपल प्लेनेट में अर्थ को ले रहा हूँ और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या स्मॉल आर भी आप समझ सकते हो, आप इसको स्मॉल आर समझ लो। क्योंकि मैंने स्मॉल आर इसलिए बताया है क्योंकि कैपिटल आर हमने अर्थ के रेडियस के लिए जूम करके चलते हैं, ठीक है, या किसी प्लैनेट के लिए। तो यहाँ स्मॉल आर हम समझते हैं, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू सेंटर ऑफ द अर्थ, इसके बीच में हमने फाइंड करके रखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, ऑर्बिटल स्पीड। ओके, किस स्पीड से कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के चारों बगल, हम आराम से पता कर सकते हैं। इसको अर्थ को सन अपने तरफ कौन से फोर्स से खींच रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कौन सा फोर्स कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। इसको अपने तरफ खींचना चाह रहा है और ये बचने के लिए, इससे दूर भागने की कोशिश करने के लिए सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्वर खड़ा कर दूं, उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए ठीक है, अगर मैंने ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा कर दिया तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का निर्माण हो रहा है। लेकिन ऑब्जर्वर अगर यहाँ खड़ा हो, यहाँ से देख रहा हो या यहाँ से देख रहा हो, तब हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तब हम ये सोचते हैं, अच्छा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत थी, जब हमने इस ऑब्जर्वर के हिसाब से लिया और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो क्या समझते हैं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके बीच में कितना है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक सेंट्रीब्यूटल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रीब्यूटल सॉरी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहा है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है भाई, तो इसके ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये सेंट्रीब्यूटल, ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, तो ये v जो आ रहा है ऑर्बिटल स्पीड vo अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये vo क्या है, जी एम बाई स्मॉल आर, है ना, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर
स्मॉल आर ये आता है हमारा क्या ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिटल स्पीड सन के आसपास समझ सकते हैं। यहाँ पे ये मास ऑफ सन है, कैपिटल एम क्या है मास ऑफ सन, और स्मॉल आर क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। स्मॉल आर क्या है भाई रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का रेडियस है कितना दूरी पर है उसको हम लोग ऑर्बिट ये पढ़ते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ये ऑर्बिटल स्पीड है प्लैनेट का। चलिए तो हमने ये समझा कि यहाँ तो ऑर्बिटल स्पीड इतना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है मैंने बताया। अब चलो सन जो है बहुत ज्यादा मास है, अर्थ उससे मास कम है, एक्चुअली ये रिवॉल्व कर रहा है, ये स्टेशनरी है रेस्ट पर है। लाइक दैट द एटम, जैसे एटम में होता है ना न्यूक्लियस जब हेवियर मास है बहुत ज्यादा मास होता है तो रुका हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों बगल चक्कर काटते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। लाइक दैट आप समझोगे तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वर को लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर क्या आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब इसको ये खींच रहा है ना। तो यहाँ पर खड़ा ऑब्जर्वर सन के ऊपर खड़ा ऑब्जर्वर क्या देख रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स देखेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक डिफरेंट टाइप का फोर्स नहीं है, मैंने इससे पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सर्कुलर पाथ में ऑब्जर्व किया जाता है। एक का टुवर्ड सेंटर, एक का अवे फ्रॉम सेंटर, और एक का अवे फ्रॉम सेंटर मतलब ऑब्जर्वर जब उस चीज पे खड़ा है तो उसको फील होता है तो वो लिखता है। लेकिन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे सेंट्रीपिटल फोर्स हम लगाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स के रहने के वजह से बॉडी क्या हो रहा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। रोड पे भी आप देखते होंगे ट्रैक पे कार का ट्रैक हो, बस का ट्रैक हो, बाइक का ट्रैक हो, वो सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो वहां फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखिएगा इस चीज को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक अलग टाइप का फोर्स नहीं है, ये एक ऐसा फोर्स है सर्कुलर पाथ में ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, और सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना। चलिए तो ये हमारा आया ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लैनेट। तो प्लैनेट का हम टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्बिट सन के चारों बगल चक्कर काट रहा है तो टाइम पीरियड भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऑर्बिटल स्पीड किसी भी प्लैनेट का पता चल जाएगा बशर्ते उसका रेडियस पता चल जाए, सन का मास पता चल जाए, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता ही है 6.67 × 10⁻11। तो हम आराम से ऑर्बिटल स्पीड किसी भी प्लैनेट का फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइम पीरियड। कोई भी प्लैनेट अगर चारों बगल रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों बगल, अगर कोई भी प्लैनेट सन के चारों बगल रिवॉल्व करे तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा उसको हम लोग फाइंड करना चाहेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v0 ऑर्बिटल स्पीड। ये देखो हमने ये बताया है कि r इज कांस्टेंट। अगर मैं r को कांस्टेंट बता दूं और v को भी कांस्टेंट बता दूं तो ही टाइम पीरियड कांस्टेंट आएगा, नहीं तो टाइम पीरियड कांस्टेंट आने वाला नहीं है। ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए तो टाइम पीरियड कांस्टेंट आएगा। अब इन दोनों को यूज करो, देखो इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके देखो क्या आंसर आ रहा है। इसको v0 का वैल्यू यहां डाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 2π स्मॉल r डिवाइडेड बाय क्या है gm बाय क्या रूट अंडर r, रूट ऊपर चला जाएगा कितना आ रहा है 3/2। ओके, रूट अंडर इतना आ रहा है। तो आपको साफ पता चल रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2। r टू द 3/2 यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो क्या है 2π/gm रूट अंडर, ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है जी,
इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से हम लोग समझते हैं यहाँ पर टाइम पीरियड इस तरह से प्रोपोर्शनल है। अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आएगा। ये जो बताया गया था केपलर के द्वारा बताया गया था, उन्होंने अच्छे से बताया। केपलर्स का लॉ ऑफ ऑर्बिट है ना, लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में उन्होंने बता दिया था। ओके, टाइम पीरियड के बारे में केपलर्स लॉ से भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, जानते हैं। ये कहाँ से हमने पढ़ा था, केपलर्स लॉस है ना। केपलर्स लॉ भी ये बताया कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेम मेजर एक्सिस। तो सेम मेजर एक्सिस और सेम मेजर एक्सिस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो वहां पे आप समझ सकते हैं सेम मेजर एक्सिस में यहाँ मैंने सर्कुलर पाथ लेके रखा हुआ है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने जो बताया था वही मैं लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, बिल्कुल सही है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इतना है, और ये कैपिटल जी, ये एम 2 पाई सबके सब कांस्टेंट है, देख लीजिए। ओके, केपलर्स लॉ से ये डिराइव किया गया है। अब इसको ध्यान से देखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे।